हेलो एवरीवन, आज हम लोग फास्फोरस के यौगिकों का अध्ययन करेंगे। फास्फोरस के मुख्य रूप से दो यौगिक फॉस्फिन और फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, आज हम लोग उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे, फॉस्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह प्रश्न एमपी बोर्ड में अनेकों बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। प्रयोगशाला में फॉस्फिन सफेद फास्फोरस और NaOH विलयन की क्रिया से प्राप्त करते हैं। एक गोल पेल्ले वाले फ्लास्क में फास्फोरस के टुकड़े लेकर उसमें NaOH विलयन मिला देते हैं। फ्लास्क के अंदर की वायु को CO2 के द्वारा विस्थापित कर देते हैं या तेल गैस के द्वारा विस्थापित कर देते हैं, जिससे फ्लास्क के अंदर का वातावरण निष्क्रिय बन जाए। अब जब फ्लास्क को गर्म करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप फॉस्फिन गैस प्राप्त होती है और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड भी प्राप्त होता है। तो फॉस्फिन गैस को हम जल के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस क्रिया में जो फॉस्फिन है, चित्र में उसके वलय दिखाई दे रहे हैं, ये वायु के संपर्क में आकर के वलय बनाता है। तो यहां पर वलय निकल रहे हैं, ये हमने चित्र में प्रदर्शित किया है और वैसे इसको जल के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा हम एकत्रित कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, फॉस्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि अनेकों बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉस्फिन के रासायनिक गुण पर आधारित है। तो फॉस्फिन के रासायनिक गुण से संबंधित कोई 5 यौगिक दिए जाएंगे जिनसे फॉस्फिन की अभिक्रिया का समीकरण पूछा जाएगा। तो कोई 5 पॉइंट इसमें पूछे जाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम लोग यहां पर देखेंगे, जैसे फॉस्फिन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, फॉस्फिन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, फॉस्फिन की अम्लों से अभिक्रिया, यहां पर हम हैलोजन अम्ल की बात करेंगे, और फॉस्फिन की धातु लवणों से क्रिया। तो इसमें हम कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और मर्क्यूरी क्लोराइड की अभिक्रिया देखेंगे। तो यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है एमपी बोर्ड में कई बार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉस्फिन की वायु से क्रिया या ऑक्सीजन से क्रिया। तो फॉस्फिन स्वयं ज्वलनशील नहीं है, लेकिन वायु के संपर्क में आकर यह मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बनाती है। इसी प्रकार फॉस्फिन की जब हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्फोरस का भी क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन का भी क्लोराइड बनता है। तो इस प्रकार हमको PCl5 और HCl प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम अम्लों से अभिक्रिया देखेंगे। तो फॉस्फिन हैलोजन अम्लों के साथ गैसीय अवस्था में अभिक्रिया करता है और फॉस्फोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अमोनिया HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड बनाता है, यहां फॉस्फोनियम क्लोराइड बनेगा, क्योंकि pH3 के फास्फोरस परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और वह प्रोटॉन ग्रहण करके फॉस्फोनियम आयन बनाएगा। तो इस प्रकार फॉस्फोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट है धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो फॉस्फिन धातु लवणों को धातु फॉस्फाइड में परिवर्तित कर देता है। तो यहां उदाहरण देखेंगे कॉपर सल्फेट का, सिल्वर नाइट्रेट का और मर्क्यूरी क्लोराइड का। तो कॉपर सल्फेट किसमें परिवर्तित हो जाएगा? कॉपर फॉस्फाइड में। सिल्वर नाइट्रेट किसमें परिवर्तित हो जाएगा? सिल्वर फॉस्फाइड में। और मर्क्यूरी क्लोराइड मर्क्यूरिक फॉस्फाइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं फॉस्फिन की, जो एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों पर आधारित है। तो यहां 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम, अणु सूत्र व ऑक्सीकरण संख्या बताइए, और दूसरा पूछा जाता है इनकी संरचना पर, कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना दीजिए। तो कोई 5 ऑक्सी अम्लों की संरचना पूछी जा सकती है और इसी प्रकार जो नाम और सूत्र है वो कोई 5 पूछा जाएगा। तो हम 5 से अधिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम, अणु सूत्र व ऑक्सीकरण संख्या लिखिए, कोई 5।
तो जो महत्वपूर्ण फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल हैं, हम एक तालिका बना करके इसका उत्तर देंगे। तालिका में उनके नाम, अणुसूत्र और ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाएंगे। तो चलिए देखते हैं तालिका। तालिका में पहला है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, अणुसूत्र है H3PO2, ऑक्सीकरण अवस्था +1। दूसरा है फॉस्फोरस अम्ल, सूत्र है H3PO3, ऑक्सीकरण अवस्था +3। और तीसरा है फॉस्फोरिक अम्ल, H3PO4 है अणुसूत्र, और यहां फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। इसी प्रकार अगला है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, HPO3, और फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5। नेक्स्ट पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, अणुसूत्र है H4P2O7, ऑक्सीकरण अवस्था +5। और अगला है पायरोफॉस्फोरस अम्ल, अणुसूत्र है H4P2O5, ऑक्सीकरण अवस्था +3। और अंत में है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, अणुसूत्र है H4P2O6, और यहां पर फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। तो इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एमपी बोर्ड में रिपीट हुआ है कि फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम, अणुसूत्र व ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। अगला है फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना दीजिए। तो यहां भी हम कोई 5 संरचना देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अभी देखा अणुसूत्र है H3PO2। तो यहां फॉस्फोरस की जो संयोजकता है 5 होती है, डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, और 3 जो संयोजकताएं हैं उसमें एक संयोजकता OH समूह से और 2 संयोजकता हाइड्रोजन से संतुष्ट है। तो इस प्रकार H3PO2। नेक्स्ट संरचना फॉस्फोरस अम्ल, अणुसूत्र H3PO3। तो यहां जो फॉस्फोरस की 5 संयोजकताएं हैं उसमें डबल बॉन्ड से 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन से संतुष्ट, और जो 3 संयोजकताएं हैं इसमें 2 संयोजकताएं 2 OH समूहों से संतुष्ट होती हैं, और तीसरी संयोजकता हाइड्रोजन से संतुष्ट होती है। तो इस प्रकार H3PO3 हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र H3PO4। यहां फॉस्फोरस की 2 संयोजकताएं डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से, और बाकी जो 3 संयोजकताएं हैं 3 अलग अलग OH समूहों से संतुष्ट होती हैं। तो इस प्रकार H3PO4 प्राप्त होता है। अगला है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का भी हमने अणुसूत्र देखा HPO3 होता है, लेकिन यह एकलक के रूप में नहीं पाया जाता है, सिंगल अणु के रूप में नहीं पाया जाता। यह हमेशा बहुलक रूप में पाया जाता है। 3 अणु आपस में मिलकर के एक अणु बना लेते हैं, या बहुत सारे अणु आपस में मिलकर के एक अणु बना लेते हैं। तो मेटाफॉस्फोरिक अम्ल मुख्य रूप से 2 बहुलक संरचना देता है, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल और पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। तो बहुलक संरचना किस प्रकार से प्राप्त होगी? देखिए, फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं अलग अलग। यदि एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित कर दिया जाए तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन पर एक एक संयोजकता खाली हो जाएगी, और ये जो एक एक संयोजकता खाली हुई है ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे वाले दूसरे अणु आपस में संयोग करते चले जाएंगे। तो यदि ऐसे वाले 3 अणु आपस में संयुक्त होते हैं तो एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें ऐसी 3 संरचनाएं होंगी, और सूत्र हो जाएगा HPO3 होल थ्राइज। तो चलिए इसकी संरचना हम लोग समझते हैं। यहां पर ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच जो सिंगल बॉन्ड है उसमें दोनों तरफ 2 संयोजकताएं खाली हैं, और प्रत्येक फास्फोरस पर एक OH समूह है और डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, रिंग स्ट्रक्चर में 3 बार PO 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 लिख करके इनको जोड़ देंगे, क्योंकि
फास्फोरस और ऑक्सीजन पर दोनों तरफ संयोजकताएं खाली है। तो रिंग जो बन जाएगा उसमें 3 फास्फोरस होंगे और 3 ऑक्सीजन होंगे। तो इस प्रकार PO 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 ये ऐसा 3 बार आ जाएगा। और अब प्रत्येक फास्फोरस पर सिंगल बॉन्ड से OH और डबल बॉन्ड से O ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना हमको प्राप्त होती है। और ठीक उसी प्रकार अगला है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। इसमें बहुत सारे मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के अणु आपस में संयुक्त होकर के एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं। तो इसमें बहुत सारे PO आपस में जुड़ते चले जाएंगे और प्रत्येक फास्फोरस पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से OH समूह रहेगा। तो इस प्रकार पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। तो नाम से स्पष्ट है कि फॉस्फोरिक अम्ल से ही इसका निर्माण हुआ है। तो यहां फॉस्फोरिक अम्ल में देखिए, इसके पहले हमने संरचना देखा कि फॉस्फोरिक अम्ल में 3 OH समूह है सिंगल बॉन्ड से। अब 2 फॉस्फोरिक अम्ल में से अगर एक जल का अणु बाहर निकल जाए तो ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 फॉस्फोरिक अम्ल आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक फास्फोरस का OH और दूसरे फास्फोरस का OH आपस में क्रिया करके जल का अणु त्याग देंगे और दोनों के बीच एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इस प्रकार संरचना में स्पष्ट है कि 2 फास्फोरस पर डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से उन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ गया और दोनों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड से 2 OH जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये H4P2O7 बन जाता है। और अगला है पायरोफॉस्फोरस अम्ल। तो जिस प्रकार से फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है, ठीक उसी प्रकार 2 फॉस्फोरस अम्ल अगर आपस में जुड़ेंगे जल का अणु त्याग करके तो यहां पर बन जाएगा पायरोफॉस्फोरस अम्ल H4P2O5। तो संरचना बिल्कुल उसी प्रकार से है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। यह भी फॉस्फोरिक अम्ल बना है, अणु सूत्र है H4P2O6। अब देखिए फॉस्फोरिक अम्ल में 3 OH समूह है। अगर एक OH समूह को निकाल दिया जाए तो फास्फोरस पर एक संयोजकता खाली हो जाएगी और ऐसे वाले 2 अणु सीधे फास्फोरस बंध बना करके आपस में जुड़ सकते हैं। तो यहां हमने दोनों तरफ के फास्फोरिक अम्ल का एक एक OH निकाल दिया और दोनों की जो संयोजकताएं खाली हुई हैं उनको आपस में संतुष्ट कर दिया। तो इस प्रकार ये हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। और चूंकि फास्फोरस के बीच बंध है तो यहां पर उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है फास्फोरस की +4 हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस के जो बीच बंध है वहां पे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? 0। तो इस प्रकार बचेगी +4। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संरचना पर, और इनमें से कोई भी 5 संरचना आपसे पूछी जा सकती है, आपको नाम दिया जाएगा। जैसे हमने मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में 2 अलग अलग देखा है तो आपको संरचना 2 अलग अलग आएगी। तो ये सारी संरचनाएं हम अलग अलग काउंट करेंगे और कोई भी 5 एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न जो MP बोर्ड में आया हुआ है, संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछा गया है और उसमें 2 चीजें पूछी गई हैं, अम्लराज और होम सिग्नल। तो हम समझते हैं कि क्या है अम्लराज और क्या है होम सिग्नल। प्रश्न आएगा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पहला अम्लराज और दूसरा होम सिग्नल। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लराज। इसको एक्वारेजिया कहा जाता है और ये कंपटीशन वगैरह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। तो 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl का जो मिश्रण है ये कहलाता है अम्लराज, एक्वारेजिया। इनकी अभिक्रिया से नवजात क्लोरीन उत्पन्न होती है, जिसके कारण सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुएं भी इसके अंदर घुल जाती हैं। तो यह अभिक्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl का मिश्रण लेंगे तो इसमें नाइट्रोसिल क्लोराइड नाम का एक यौगिक बनता है और साथ में 2 नवजात क्लोरीन मुक्त हो रहा है। और ये जो नवजात क्लोरीन है
अगर इसमें हम सोना डालें तो सोना से क्रिया करके ये गोल्ड क्लोराइड बनाता है और इस प्रकार गोल्ड भी उसके अंदर घुल जाता है। नेक्स्ट है होम सिग्नल। पुराने जमाने में समुद्री जहाजों को संकेत देने के लिए, सिग्नल देने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता था। तो ये एक पुरानी विधि है जिसका उपयोग अब नहीं किया जाता है, लेकिन पुराने समय में समुद्री जहाजों को बंदरगाह के आसपास इस पद्धति के द्वारा उनको सिग्नल दिया जाता था, संकेत दिया जाता था, जिससे जहाज अपना रास्ता बंदरगाह की ओर तय करते थे। तो क्या है ये विधि समझते हैं। इस विधि में 3 के डब्बों में कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिश्रण लेकर के उसमें बहुत सारे छेद कर देते थे और इन डब्बों को बंदरगाह से दूर समुद्र में फेंक दिया जाता था। अब ये दोनों पदार्थ कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड जल के संपर्क में आते हैं, तो जल के संपर्क में आने के साथ कैल्शियम फॉस्फाइड से फॉस्फिन गैस मिलती है और कैल्शियम कार्बाइड से हमें एसिटिलीन गैस मिलती है और इन दोनों गैसों के दहन से तीव्र प्रकाश की चमक उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है मानो समुद्र में आग लगी हुई है, बहुत दूर से इसका प्रकाश देखा जा सकता है। तो इस प्रकार जो समुद्री जहाज थे वो बंदरगाह का संकेत पा लेते थे कि हाँ इधर बंदरगाह है और उधर वो अपना रास्ता तय करते थे। तो इस प्रकार अम्लराज और होम सिग्नल ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी पूछे जा सकते हैं और अलग से संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने फास्फोरस के यौगिकों पर प्रश्न देखे, फॉस्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉस्फिन के रासायनिक गुण पर आधारित प्रश्न देखा, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के अणु सूत्र नाम और ऑक्सीकरण अवस्था पर आधारित प्रश्न देखा और इनकी संरचना को समझा और संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हम लोगों ने अम्लराज और होम सिग्नल को समझा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।